हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की वीडियो में हम यहाँ पे कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आपको उन क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। आप लोग सब आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग पैरामीटर प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज दैट रिकॉग्नाइज देयर ब्रेथ एंड इंटरडिपेंडेंस। यानी कि आपको वो अवधारणा बतानी है विपणन कार्यक्रमों की, जिनके अंदर हम गतिविधियां, प्रक्रिया, विकास, डिजाइन, उनकी चौड़ाई, ये सब चीजों को बात करते हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेल्स कॉन्सेप्ट, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या फिर होलिस्टिक मार्केटिंग। बताइए। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर? देखिए, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इतनी सारी चीज़ों की बात की, डिज़ाइन की, इम्प्लीमेंटेशन की, डेवलपमेंट की, प्रोग्राम की, प्रोसेस, एक्टिविटीज़, ब्रेड, इंटरडिपेंडेंस, हर चीज़ की बात की। यानी कि हमने मार्केटिंग के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे बात कर ली। तो यानी कि ओवरऑल सबके बारे में बात की जा रही है, इसलिए होलिस्टिक होगा। होलिस्टिक मतलब होता है ओवरऑल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि ये 4 P's हैं, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बताइए। जे मैकार्थी, पीएफ ट्रकर, फिलिप कॉटलर या फिर विलियम जे स्टाउंटन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही कॉमन है, बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ईजे मैकार्थी ने। ठीक है, 4 P's। अब जो 4 P's क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, नेक्स्ट है the selling concept is most likely to be used by firms which sell convenience goods, shopping goods, specialty goods या फिर unsold goods। देखिए, हिंदी में यहाँ पे सामान कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर हिंदी का यूज़ करती हूँ। मुझे हिंदी की टाइपिंग नहीं आती, इसीलिए कभी कभी गड़बड़ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ सामान कर लीजिएगा। विशेषता वाला सामान, अवांछित सामान, खरीदारी का सामान, इस तरह से। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, अनसॉल्ड गुड्स, अवांछित सामान। ठीक है, वो बिक्री की अवधारणा का उपयोग फर्म द्वारा जाने की सबसे अधिक जो संभावना होती है बेचे जाने की, वो अवांछित सामान की होती है। ठीक है, क्योंकि सेलिंग कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा हम उसी पे फोकस करते हैं। बाकी प्रोडक्ट्स तो हमारे बिक जाएंगे, लेकिन जो अवांछित है, ठीक है, उसको हम, उसके लिए हम सेलिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स about diet, health and nutrition are influenced by economic environment, cultural environment, social या intangible environments। बताइए। देखिए, मैंने आपको एनवायरनमेंट जब पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम एटीट्यूड्स की, बिलीफ्स की बात करते हैं, तो ये सब हमारे कल्चर का पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि कल्चरल टू कल्चरल वेरी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कल्चरल एनवायरनमेंट हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव एनपीवी, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इन प्रोजेक्ट अप्रेज्ड बाय अ फर्म मे नॉट अकर एन अकाउंट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मार्केट रीच, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या फिर इंटेंजिबल बेनिफिट्स। देखिए, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक कॉस्ट एडवांटेज है, जो कि कंपनी के द्वारा फॉलो किया जाता है। इसके अंदर ये कहा, कंपनीज ये एनालाइज करने की कोशिश करती हैं इकोनॉमी स्केल के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और उनकी जो कॉस्ट है वो लो आए। ठीक है, यानी कि लो कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, यहाँ पर उनके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेजर करके चलती हैं कंपनियाँ। अब आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर?
और ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, जो एनपीवी प्रोजेक्ट अप्रेज्ड है फॉर्म के द्वारा, वो हमारे इंटेंजिबल से अकर नहीं होती है, इस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से अकर हो जाएगी, मार्केट से और इकोनॉमी से, लेकिन इससे नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज जनरली फाइनेंस्ड थ्रू, बताइए। लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स, गवर्नमेंट असिस्टेंस, इंटरनल फाइनेंसिंग या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स। देखिए जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है वो जनरली हमारी फाइनेंस किससे होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से। ठीक है, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो हम इसको परमानेंट वर्किंग कैपिटल में अपने वहाँ पर फाइनेंस कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर फाइनेंस करेंगे तो हमें उन्हें जल्दी निकालना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में ये है कि हमें इस लॉन्ग टाइम तक हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल में इसको फाइनेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ए करेक्ट है। नेक्स्ट है द अप्रोप्रिएट रेशियो फॉर इंडिकेटिंग लिक्विडिटी क्राइसिस इज ऑपरेटिंग रेशियो, सेल्स टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो, बताइए। देखिए सबसे बेस्ट यहाँ पे रहेगा डी, एसिड टेस्ट रेशियो, क्योंकि ये बहुत कम टाइम पीरियड का होता है, इसका टाइम पीरियड बहुत लेस होता है, इसलिए हमें पहले से क्राइसिस के बारे में बता देगा अगर कोई भी लिक्विडिटी क्राइसिस होगी, तो इसलिए अप्रोप्रिएट रेशियो होता है हमारा एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, अब एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है, ये होता है एसिड टेस्ट, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। ठीक है, करंट एसेट्स अपॉन क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्विक असेट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, जो भी हमारी करंट असेट्स होती हैं उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते तो क्विक असेट्स बन जाती हैं। क्विक असेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, वो डिवाइड करेंगे, तो हमारा एसिड टेस्ट रेशो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। Who proposed a model to apply economic order quantity concept of inventory management to determine the optimum cash holding in a firm? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, विलियम जे वॉमल, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप टिप पर याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं, which of the following is not included in the model of the system approach to human resource management? Human resource planning, recruitment and selection, performance appraisal या departmentation? देखिए डिपार्टमेंटेशन होगा इसका आंसर, क्योंकि डिपार्टमेंटेशन हमारा बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ना कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, इट इज़ जनरली इजी टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द, अब बताइए किसकी परफॉर्मेंस मेजर करना इजी होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजर की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर या फिर सेल्स पर्सन या फिर ऑल ऑफ द अबव? देखिए अगर हम ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों एलिमेंट्स यहाँ पे लेके चलें, जैसे कि नेचर ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनका टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ लेके चलें, तो सबसे इजी रहेगा हमारा सेल्स पर्सन की, क्योंकि इसका काम इतना नहीं होता है, इस पे वर्कलोड इतना नहीं है सेल्स पर्सन पे,
और इसकी जो जॉब का नेचर है वो भी इस तरह का नहीं है कि हमें उसको एनालाइज करने में टाइम लगे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर की स्टडी हमें डीप करनी पड़ेगी और काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो सेल्स पर्सन इसी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंटेज। देखिए कैपिटल अकाउंट जो है मैं आपको बता देती हूँ, ये डाउट में था क्वेश्चन। तो कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी इंसेंटिव टू सेल्स पीपल? बोनस, स्टाफ मीटिंग, ट्रैवलिंग अलाउंस या फिर बोथ बी एंड सी। याद रखिएगा नॉट की बात की जा रही है। क्या हो जाएगा? डी, बोथ बी एंड सी, क्योंकि स्टाफ मीटिंग, ट्रैवलिंग अलाउंस ये सब नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है, ना कि मॉनेटरी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, when a customer by a letter has advised the bank not to honor पे a particular check, such letter is called। बताइए, जब किसी ग्राहक ने एक पत्र द्वारा बैंक को किसी विशेष चेक का भुगतान ना करने की सलाह दी है तो ऐसे पत्र को क्या कहते हैं? कैंसलेशन लेटर, गार्निशी लेटर, मैंडेट या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। कैंसलेशन लेटर नहीं होगा, गार्निश लेटर मीनिंग बता देती हूँ, लेकिन ये भी इसका आंसर नहीं है। गार्निशी लेटर वो लेटर होता है, इस लेटर के अंदर एक कोर्ट या गवर्नमेंट एजेंसी ये आपको एडवाइस करती है कि आप अपने पर्सन का कुछ पार्ट होल्ड करके रखिए, अपने एम्प्लॉय का कुछ पार्ट सैलरी का होल्ड करके रखिए, जब तक कि हम उसको आपको या उसका कोई डेट है वो पे ऑफ नहीं हो जाए, या हम आपको कोई और एडवाइस ना कर दें, तब तक ऑर्डर ना दे दें तब तक, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट इफेक्ट ट्रेड बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए, जो फॉरेन लोन्स होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो किससे प्रभावित होते हैं? देखिए ये प्रभावित होते हैं कैपिटल अकाउंट बैलेंस से। जितना कैपिटल होगा उसी पे हमारे डिपेंड करते हैं हमारे फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट कितना फ्लो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंसेशंस मेनली मल्टीनेशनल इन करेक्टर कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रेसिप्रोसिटी, मार्केट एसेक्स या फिर फेयर कंपटीशन। देखिए यहाँ पे कंसेशंस की बात की जा रही है तो ये रेसिप्रोसिटी होगा, ये डिपेंड करता है पारस्परिक, उन लोगों का आपस में रिलेशन कैसा है, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पर कंसेशंस यहाँ पे डिसाइड होते हैं, ठीक है। उन पर डिपेंड करता है कि कितना कंसेशंस लगा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट अ कॉमर्शियल काउंटर ट्रेड। बताइए, क्लासिकल बार्टर, काउंटर परचेज, प्री कंपनसेशन या फिर बायबैक एग्रीमेंट।
देखिए, कॉमर्शियल काउंटर ट्रेड की बात करें तो क्लासिकल की बात करते हैं हम इसमें, काउंटर परचेज की, प्री कंपनसेशन की, लेकिन बायबैक और एग्रीमेंट की बात इसमें नहीं की जाती, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इफ द स्पॉट प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस इन अ कॉल ऑप्शन इट इज रेफर टू एज एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी या फिर प्रीमियम। यानी कि जो हमारा स्पॉट प्राइस है अगर ज़्यादा होगा हमारे स्ट्राइक प्राइस से, जब हम कॉल ऑप्शन की बात करें, दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन किसके लिए होता है बताइए? मैंने आपको बताया था कॉल एंड पुट ऑप्शन, जल्दी से बताइए। तो वहाँ पे कॉल ऑप्शन में जब हम स्पॉट प्राइस की बात करते हैं तो स्पॉट प्राइस अगर हमारा ज़्यादा है स्ट्राइक प्राइस से, तब वो हमें क्या बताएगा? ये हमें बताता है इन द मनी की सिचुएशन, ठीक है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द आइटम विच डज नॉट इंक्लूड अंडर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, सर्विसेज, नॉन मॉनेटरी, मूवमेंट ऑफ गोल्ड, यूनिलेटरल ट्रांसफर या फिर इन्वेस्टमेंट इनकम। कोई आइडिया किसी को इसके बारे में? देखिए, हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते नॉन मॉनेटरी मूवमेंट ऑफ गोल्ड, गोल्ड की यहाँ पे बात नहीं करते, यहाँ हम बात करते हैं गुड्स की, सर्विसेज की, यूनिलेटरल हमारे जितने भी ट्रांसफर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स की, इनकी बात करते हैं हम अपने करंट अकाउंट में, ठीक है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD was set up in 1944, 1954, 1960 या 1964, बताइए। इस तरह की जो एजेंसीज हैं, अथॉरिटी हैं, उनके स्टैब्लिशमेंट, उनके हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, तो अच्छे से कर लीजिएगा, मैंने आपको सारे करा रखे हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी 1964, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिकेट द ग्राउंड ऑन विच अ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 शैल बी इनवैलिड, बताइए। कौन सी कंप्लेंट है जो कि हम कह सकते हैं कि इनवैलिड होगी? अ प्रोडक्ट हैविंग शॉर्ट वेट यानी कि जिसका कम वेट है, अ सर्विस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट गिवन इन द न्यूज़पेपर या फिर नन ऑफ द अबव। एज अ कंज्यूमर ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हर पर्सन कंज्यूमर है, वो कुछ ना कुछ खुद खरीदता है और अपने लिए खरीदता है, ठीक है। कंज्यूमर एंड कस्टमर में अंतर है, और अगर आप अभी तक कंज्यूमर नहीं बने हैं तो कस्टमर तो आप होगे ही। बताइए। देखिए, क्वेश्चन का पहले आंसर कर देते हैं, बी हो जाएगा, अ सर्विस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी सर्विस अगर वो आपको हार्म कर रही है और अगर वो फ्री में थी, तो उसके लिए आप कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो फ्री में थी। हाँ, लेकिन अगर कोई सर्विस के आपने पूरा पैसा दिया है, अच्छे से उसको चार्ज किए हैं, और अगर उससे आपको किसी भी तरह का कोई भी इफ़ेक्ट होता है, हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, तो आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन कंप्लेन करने के भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। फर्स्ट, सबसे बड़ा, कि आपका उसके पास बिलिंग होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि आपने वो सर्विस ली है, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। सेकंड, उसमें ये है कि उसमें अगर मेंशन है, यानी कि सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स उसमें लिखे हुए हैं, तब भी आपने उसको फॉलो नहीं किया, तब भी आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। तो आप कभी अभी एग्जाम से फ्री हो जाते हैं तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो भी यहाँ पे हो जाएगा। तो यही थे क्वेश्चंस आज के लिए। आपको क्वेश्चंस पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।